friends, welcome back to my YouTube channel. Here is Insha Nave. Today we will discuss study of language third chapter, that is development of writing. पहले तो हमने पढ़ा कि किस तरह साउंड्स किस तरह प्रोड्यूस हुए, क्या उनका कंसेप्ट है, क्या उनका ओरिजिन है, क्या यूज है, साउंड्स किस तरह जेनेटिकली आगे से आगे ट्रांसफर हुई। अब बात आ जाती है राइटिंग पे। रिटन फॉर्म, राइटिंग कहाँ से आई थी, राइटिंग की डेवलपमेंट कैसी। इन पास्ट राइटिंग की बिगनिंग कुछ इस तरह हुई थी कि राइटिंग एज वी नाउ टुडे बिगन विद यूज ऑफ क्ले टोकन्स टू रिप्रेजेंट आइटम्स ऑफ वैल्यू। किसी आइटम की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए टोकन यूज किया जाता था उस दौर में। जो हम आज लैंग्वेज या आज राइटिंग जो हमारे सामने है, अगर हम उसको कंपेयर करें पास्ट की राइटिंग से, तो हम कहेंगे कि आज की राइटिंग जो है वो बहुत हद तक आसान, इजी और सिंपल है। जबकि हम पास्ट के कुछ आप साइन और सैम्बल्स को देखेंगे तो आपको काफ़ी टफ लगेंगे। दो तरह के टोकन यूज़ किए जाते थे किसी चीज़ किसी आइटम की वैल्यू, यानी जैसे अब हम पैसे देते हैं ना, कोई चीज़ खरीदने के लिए किसी की कीमत को अदा करने के लिए हम उसके पैसे देते हैं। उस दौर में ये दो तरह के टोकन यूज़ किए जाते थे जो कि किससे बने होते थे, क्ले से, मिट्टी के टोकन थे। ये सिंपल जो ट्राइंगल शेप और रेक्टेंगल शेप है, इनको कहा जाता था प्लेन टोकन। दूसरी तरफ ट्राइंगल के अंदर एक होल होता था या राइट एंगल ट्राइंगल की शेप होती थी, तो उसको कॉम्प्लेक्स टोकन्स कहा जाता था। यानी एक चीज को थोड़ा सा इसकी लो वैल्यू थी प्लेन टोकन्स की, जबकि कॉम्प्लेक्स टोकन जो थे इनकी वैल्यू उस दौर में ज्यादा थी। दे यूज्ड अ लार्ज होलो बार्स ऑफ क्ले एज अ सॉर्ट ऑफ इन्वेलप। वो कहते हैं कि गेंदें बड़ी बड़ी बना के इस तरह की बनाई जाती थी कि उनके अंदर जगह बनाई जाती थी और उनको एज एन इन्वेलप यूज किया जाता था क्ले को। कुछ फैक्ट्स हैं पास्ट के। सेकंड फैक्ट है, पीपल रूट ऑन क्ले टैबलेट्स यूजिंग अ शार्पन्ड रीड। वो क्ले टैबलेट्स यानी क्ले को एक ऐसे उसकी तख्ती सी बना के उसको किसी तीखी चीज से उसके ऊपर लिखते थे। दिस सिंपली पुश इनटू सॉफ्ट क्ले। वो कोई भी तीखी चीज जो थी वो उसको पुश करते थे। वो अब भी बच्चे खेले ना गीली मिट्टी में, उसको कोई भी शेप उसको बना देते, उसके ऊपर लिखते रहे, वो लिख होता रहता है। They simply push into soft clay. At first they root vertically. पहले वो सिर्फ vertically लाइनें वगैरह लगाना सीखते थे, एक तरफ ही लाइन लगाते थे। Sometime they turned their symbols on their sides and started horizontally. अब उन्होंने अपने साइड जो हैं वो चेंज कर ली, वो horizontally, vertically हर तरह जो थी वो अपने लाइनें मारने लग गए। पहले सीधी स्ट्रेट बस लाइन होती थी, अब क्या है horizontally, vertically, यानी लाइंस कुछ क्रॉस में भी जाती होंगी, कुछ पैरेलल जाती होंगी। इस तरह की लाइंस जो थी वो स्टार्ट हो गई। फॉर्म्स ऑफ राइटिंग, 6 to 7 टाइप्स की राइटिंग जो थी वो पास्ट में की जाती थी, जिसको हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ उनकी एग्जांपल्स देखेंगे तो आपके माइंड में मजीद कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट हमारे पास है केव राइटिंग। केव कहते हैं गार को, गारों के अंदर या गारों के ऊपर दीवारों पर जो भी राइटिंग की जाती थी। अ पेंटिंग और ड्राइंग मेड ऑन द वॉल ऑफ केव dwelling by primitive human being. The term usually implies prehistoric origin. बट केव पेंटिंग कैन ऑल्सो बी ऑफ रिसेंट प्रोडक्ट। कोई इंसान किसी भी केव की वॉल पे कोई पेंटिंग या कोई डिजाइन, कोई लाइन लगा देता, उसको उस दौर में कोई भी शय, कोई फ्लावर बना, कोई भी चीज बना दी, कोई फ्लावर बना दिया, कोई लीफ बना दिया, कोई भी शक्ल बना दी, उस दौर में केव राइटिंग कहा जाता था। वो कहते हैं कि ये ना सिर्फ प्री हिस्टोरिक है बल्कि एक रिसेंट प्रोडक्ट भी है। आज भी केव राइटिंग आपको देखने को मिलती है कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में। About 20,000 years ago, people just write on the wall with clay. Where no pen and no paper, everything people wrote on the walls or made some picture etc. is known as today a writing or drawing. वो कहते हैं उस टाइम में जब पेन भी नहीं होता था, अगर वो गीली मिट्टी के ऊपर हम लिखें तो वो शेप्स किसी तीखी चीज से बन जाती हैं। लेकिन अगर मिट्टी सूखी होती थी तो उसके ऊपर कोई डिजाइन बनाना होता था तो और मजीद क्ले लेके उसका डिजाइन बनाया जाता था। तरह की वो कहते हैं कुछ पिक्चर्स वगैरह घर को डेकोरेट करने के लिए बनाई जाती थी, जिसे हम आज के दौर में राइटिंग और ड्राइंग कह देते हैं। सेकंड हमारे पास रहता है पिक्टोग्राम। पिक्टो नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है, किसी पिक्चर की बात हो रही है। इट इज अ फॉर्म ऑफ पिक्चर राइटिंग बाय यूजिंग पिक्चर टू रिप्रेजेंट पर्टिकुलर इमेज इन अ कंसिस्टेंट वे। अ कन्वेंशनल रिलेशनशिप मस्ट exist between the symbol and its meanings. Language in pictogram is independent and non-arbitrary. पिक्टोग्राम डज नॉट रिप्रेजेंट वर्ड्स और साउंड्स। पिक्टोग्राम में सिर्फ किसी चीज की पिक्चर बना के उससे पिक्चर के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता था, ना कि कोई स्पेसिफिक वर्ड और साउंड लिखा जाता था भी किसी चीज की ओरिजिनल पिक्चर। थर्ड है हमारे पास आइडियोग्राम।
अगर आपको यहाँ पे पिक्टोग्राम क्लियर नहीं हुआ तो वीडियो के लास्ट पे हम एक दफा पिक्टोग्राम और आइडियोग्राम का जब डिफरेंस देखेंगे तो आपके पास क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहां पे 7 शेप बनाई गई है। आइडियोग्राम, आइडिया ऑफ कंसेप्ट बिहाइंड पिक्चर्स, किसी पिक्चर के पीछे जो आइडिया या कंसेप्ट है। इट मे ऑल्सो रेफर टू पिक्टोग्राम। इन आइडियोग्राम देयर इज एन abstract meaning relationship between symbols and an idea. More derived forms in ideogram. It does not represent sounds and symbols in a language. For example, the red circle that means not allowed, or the orange or yellow triangle that means attention or danger. We can see ideogram and pictogram everywhere. आज के दौर में वो कहते हैं आइडियोग्राम और पिक्टोग्राम को हम हर तरह से देख सकते हैं। अब पिक्टोग्राम भी पिक्चर होती है, आइडियोग्राम भी आप कह सकते हैं कि पिक्चर की फॉर्म में, जैसे यहाँ पे पिक्चर बनी है, ये नीचे शेप बनाई है मैन की, ट्री की, रोमन्स की, चाइनीज कैरेक्टर फॉर अर्थ, इस तरह की शेप्स जो थी वो बनाई जाती थी। ये था आइडिया के लिए जो शेप बनाई गई, लेकिन पिक्चर होती है किसी चीज की ओरिजिनल पिक्चर। नेक्स्ट हमारे पास रहता है लोगोग्राम। दिस स्टार्टेड प्रेजेंटिंग दोज सैम्बल्स इन द फॉर्म ऑफ साउंड्स, अ सिस्टम ऑफ वर्ड राइटिंग सैम्बल्स दैट रिप्रेजेंट वर्ड्स और मॉर्फीम्स इन पर्टिकुलर लैंग्वेज। व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन सैम्बल्स एंड एंटिटी becomes sufficiently abstract, we are confident to say that the symbols are used to represent words in a language. लोगो का सिस्टम है कि लोगों के थ्रू किसी चीज के बारे में वर्ड्स लिखने की बजाय, में लंबी लाइन लिखने की बजाय सिर्फ लोगो बना दिया जाता है और समझने वाला उसको समझ लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अर्ली इजिप्टियन आइडियोग्राम फॉर रिवर वाज, अर्ली इजिप्टियंस जो थे वो आइडियोग्राम बनाते थे रिवर के लिए। ये शेप जो है, जो अब भी हम कोई फिश बनाए इसके नीचे ऐसे 2-3 लाइनें लगा देते हैं, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये रिवर को या वाटर को। फिफ्थ में हमारे पास रहते हैं रिबस राइटिंग। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोनोग्राफिक राइटिंग। दिस इज अ प्रोसेस इन विच सैम्बल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द साउंड्स ऑफ अ लैंग्वेज। Rebus writing is a process of writing by using existing samples to represent the sounds of language. They borrow the samples, take over the sounds, but forget the meanings. Rebus writing reduces the number of samples in a writing system. Sumerian techniques, आई के लिए ये शेप यूज हो जाती थी, जो हमारी रियल आई की शेप है, इसको बनाया जाता था। यह है रिबस राइटिंग। सारी के लिए ये शेप बनाई जाती थी। आंट चुनटी की शेप, रोज फ्लावर की, यूकेराइन और IMNAC-T, इसका मतलब होता था I am in a city। समझ रहे हैं? ये थी रिबस राइटिंग, जिसको फोनोग्राफिक राइटिंग भी कहा जाता था। नेक्स्ट 6 पे हमारे पास रहती है साइलेबिक राइटिंग। इन साइलेबिक राइटिंग एवरी सैम्बल रिप्रेजेंट ऑन साइलेबल। मीनिंग एंड साउंड्स आर इम्पोर्टेंट इन साइलेबिक राइटिंग। फर्स्ट द साइलेबिक राइटिंग इज यूज्ड, देन वी कैन लर्न इट। पहले यूज की जाती थी, साइलेबिक राइटिंग का यूज शुरू हुआ था, फिर उसको लर्न किया लोगों ने। It is a writing system that employs a set of symbol, each one representing the pronunciation of a symbol. For example, ये जो आपके सामने शेप बनी हुई है, ये व की साउंड देती थी, ये जे है, GU की साउंड, ये क की साउंड ये थी, टी की साउंड ये थी, ह की साउंड ये, म। इसके सामने इसकी ये जो ऊपर जो शेप है, इसको हम साइलेबिक राइटिंग कहा जाता है। पास्ट में इसको साइलेबिक राइटिंग ये थी, इस तरह के वर्ड से जिसकी साउंड, इसकी साउंड वा थी, इसको गु कहते थे, क, टी, ह, म, ये साउंड्स इसकी। 7 पे हमारे पास रहते हैं अल्फाबेटिक राइटिंग। अल्फाबेट्स तो हम अब भी पढ़ते हैं। Alphabetic writings can be defined as a symbol that represent single phoneme and syllabic letter. Alphabetic writing represent vowels and consonants. By joining these vowels and consonants, we can make words and all sentences. A और N का अल्फाबेट है, अगर हम उनको join कर दे तो हमारे पास N की साउंड बनती है, N सिंगल साइलेबल बनता है। इसी तरह वो कहते हैं कि काफी सारे जब हम अल्फाबेट्स को मिलाते हैं तो वो डिफरेंट वर्ड से फिर आगे सेंटेंसेस बनते जाते हैं। अब ग्रीक राइटिंग जो है उसमें अल्फाबेट ये है कुछ, ए की, ओल्ड साइरिलिक में ए की शेप ये थी, ग्लाइकोलिटिक में ये थी, वैल्यू ये थी, मॉडर्न रशिया साइरिलिक कैपिटल, फिर बी छोटा, फिर ये एस की राइटिंग है। ये इसी तरह डिफरेंट शेप्स जो थी वो मिल के कुछ बनती गई और फिर जब शुक्र है हमारे तक पहुंची तो अल्फाबेट्स आसान हो गए। देख लें डिफरेंस आपको था, मैं आपको कहा था मैंने कि आइडियोग्राम और पिक्टोग्राम में आपको मे बी कंफ्यूजन हो रही है, कोई पिक्टो भी पिक्चर होता है और आइडिया भी, कोई माइंड में पिक्चर लाना। आइडिया होता है जैसे हार्ट का सिंबल, आपके हार्ट सुनते ही आपके माइंड में जो आइडिया आता है वो ये वाला हार्ट आता है, जो हम बेसिक आपको किसी पिक्चर या ड्राइंग में बनाते हैं। पिक्टोग्राम में हार्ट की वो शेप आएगी जो ओरिजिनल या रियल हार्ट की शेप है। द हार्ट दैट वी आर यूज्ड टू ड्रा इन आवर नोटबुक इज एन आइडियोग्राम।
On the other side, the heart that we just used in science subject, not used in books and messages, is a pictogram. हम मैसेजेस में ये दूसरा आइडियोग्राम वाला हार्ट यूज करते हैं, लेकिन रियल हार्ट जो होता है वो पिक्टोग्राम होता है, जो हम सिर्फ साइंस की बुक में पढ़ते हैं, उसकी शेप बनाते हैं। वैसे बेसिक हम इजी हार्ट की शेप जो है वो आइडियोग्राम वाली में। ये इनमें डिफरेंस है रियलिटी और फैंटेसी का। और यहाँ पे हमारा थर्ड चैप्टर डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग जो है वो खत्म होता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो को प्लीज लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।